So, बच्चे, the course name is Properties of Concrete, and this course is all about the concrete, different concreting activities, application of concrete, how concrete is made. In this course, you will be studying the different properties, different applications, and method of preparation of concrete. So, this is your third semester, and these are the two textbooks that will be used in our this course. The first textbook is Properties of Concrete, फिफ्थ एडिशन बाय AM नेवल, और ये बुक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में भी है, मैं आप लोगों को ईमेल भी कर दूंगा। सेकंड जो बुक है ये भी आपको इंटरनेट पर जो है वो मिल जाएगी। और कैटलॉग में जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जो हमने इस कोर्स में कवर करने हैं: इंट्रोडक्शन अबाउट द कंक्रीट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, के कंक्रीट को बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंक्रीट को कैसे जो है वो बनाया जाता है, कंक्रीट की प्रोडक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। We will be studying in detail about each and every activity that is used during the production of concrete. Then we will be studying the properties of concrete, properties in fresh state and properties in hard state of concrete. Then we will be studying the concrete construction, how concrete is used in the construction activities, and what different tests are used to check out the properties or to test the properties of concrete in lab or in on site. Then we will be studying about the mixed डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन मीन कि जब आप कंक्रीट को बना रहे हैं तो कंक्रीट को बनाने के लिए आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, और व्हाट विल बी द प्रोपोर्शंस ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स। लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि आपने कंक्रीट डेवलप करनी है, तो फर्स्ट यू विल डिसाइड व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू यूज़ एंड व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स। कंक्रीट में हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। So how much water you have to add, how much cement you have to add, how much aggregates you have to add to produce the concrete of some specific property. तो जिस प्रोसेस के ज़रिए हम कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को कैलकुलेट करते हैं, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को हम जो है डिसाइड करते हैं, और कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के जो प्रोपोर्शंस हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मिक्स डिज़ाइन। बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी। यस सर, आ आ रही रही है। है सर। यस यस सर। सर। Okay, then we will studying about the special concrete construction। एक तो कंक्रीट को हम नॉर्मली साइट के ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं, साइट पे हमने कंक्रीट को डेवलप किया और साइट पे हमने उसको जो है वो यूज़ कर लिया। इसके अलावा कंक्रीट की मदद से कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स भी जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे प्री कास्ट कंक्रीट। अब प्री कास्ट कंक्रीट में क्या होता है कि कंक्रीट के हम एलिमेंट्स फैक्ट्री में या जो प्री कास्ट इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर उनको तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद उनको साइट के ऊपर जस्ट ला के जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो हाउ कंक्रीट इज यूज्ड इन स्पेशल कंस्ट्रक्शन, एंड देन एट द एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट के बेसिकली दो मेन पैरामीटर्स हैं। अगर हम कहें कि कंक्रीट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के पैरामीटर्स कौन से हैं, देयर आर टू मेन पैरामीटर्स, वन इज स्ट्रेंथ एंड अदर इज द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन हाउ कंक्रीट बिहेव इन सीवियर एनवायरनमेंट, कि कंक्रीट जो है वो सीवियर एनवायरनमेंट में कैसे जो है वो बिहेव करती है। नो, देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंक्रीट। अगर आपका एक घर है, तो अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर अगर आपका कोई कॉलम है जिसमें आपने कंक्रीट यूज़ की है, अगर एक कॉलम आपका बिल्डिंग के बाहर है, अब दोनों का जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट है। जो कॉलम बिल्डिंग के अंदर है या जो कंक्रीट आपने बिल्डिंग के अंदर यूज़ की है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं हो रही। लेकिन जो कंक्रीटिंग आप डायरेक्ट एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, या कंक्रीट का जो एलिमेंट डायरेक्ट एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है, अब एनवायरनमेंट विल ट्राई टू अफेक्ट इट। तो कंक्रीट जो है उस सीवियर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कैसे बिहेव करती है, दैट इज़ नोन एज ड्यूरेबिलिटी ऑफ concrete, ability of concrete to withstand the aggressive environment।
So these are basically our main topics that will be covered in this course. And then coming towards the course learning outcome, there are two course learning outcomes. The CLO1 is discuss materials, activities, and problems related to concrete. What type of material are used in the production of concrete? What activities are involved in the production of concrete? And what problems can occur during the production of concrete or after the application of concrete? This is basically your CLO1. The second CLO is perform concrete mix design considering various parameters using standard guidelines. जैसे कि मैंने आपको बताया मिक्स डिजाइन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स एंड देयर प्रोपोर्शंस कि अगर आपको बताया जाए कि आपने ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अचीव करनी है कंक्रीट की तो इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज करेंगे आप उन इंग्रेडिएंट्स की आपस में प्रोपोर्शंस क्या होंगी तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज मिक्स डिजाइन तो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन कैसे परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट और जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जब भी हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कोड्स इसमें हम दो कोड्स डिज़ाइन कोड्स को यूज़ करते हुए कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन का प्रोसेस है उसको हम जो है कैरी आउट करेंगे one standard guideline is ACI American Concrete Institute and the other standard guideline is British Standard BS तो इन दोनों को various parameters जी बच्चे do you have any question till now जी बच्चे do you No, have sir. any No, sir. No, okay sir. who is muting my mic okay so coming towards our first lecture introduction of concrete the first lecture is about the basic information about concrete हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी मटेरियल्स में जो है वो कवर कर चुके हो these are the contents of lecture number one what is concrete what are the advantages of concrete on other material and what are the disadvantages of concrete as compared to other materials other construction materials what are the concrete constituents cement water aggregate and admixtures what are the qualities of good concrete and what are the different types of concrete so we will be covering all of these contents in our first lecture so coming towards the definition of concrete, concrete basically is a composite material. Composite means it is made of more than one material. We use different materials to develop the concrete. Concrete is a composite material made from several readily available constituents. कि हम constituents को use करते हुए ingredients different ingredients को हम use करते हुए concrete को जो है वो develop करते हैं. Concrete के जो main ingredients हैं cement, water, aggregates. These are the three main concrete ingredients. Concrete cannot be developed if any of these ingredients is missing. It is the most commonly used building material.
construction material. Concrete is a composition of binding material, aggregates and water. So cement basically act as a binding material and aggregates act as a filler. Filler mean to enhance the volume of concrete. Basically cement is the most expensive material in concrete. Cement सबसे expensive material होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन है उसको कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि उसके अंदर सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो कम से कम हो। अब लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि आपने 1 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट है वो आपने डेवलप करनी है, तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ फिर आप एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे और वाटर को जो है वो यूज़ करेंगे। तो एग्रीगेट्स बेसिकली कंक्रीट के वॉल्यूम को इन्हांस करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो एग्रीगेट्स में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, कोर्स एग्रीगेट्स हैं और फाइन एग्रीगेट्स हैं। कोर्स एग्रीगेट आर used to enhance the volume of concrete, and fine aggregate act as a filler to fill the gaps between the larger particles of aggregates. And water is used to mix all of these ingredients. Concrete is a versatile material that can easily be mixed to meet a variety of special needs and form to virtually any shape. Concrete को आप किसी भी शेप के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कंक्रीट से बीम्स भी डेवलप करते हैं, कॉलम, स्लैब्स, आर्चेज, डोम। कंक्रीट को रोड्स में भी यूज़ किया जाता है। तो कंक्रीट को आप किसी भी शेप के अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं और आपकी जो स्पेशल नीड्स हैं, स्पेशल अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो अचीव किया जा सकता है by modifying the mixed design of concrete. Coming towards the advantages of concrete. As a construction material, concrete has the following advantages. Concrete can handle the compressive stresses 10 times more than the tension. कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंक्रीट इज़ वेरी वीक इन टेंशन। जब इसके ऊपर हम टेंशन में लोड अप्लाई करते हैं तो इट स्टार्ट्स ट्रैकिंग एट वेरी लो लोड। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, बट कंक्रीट हैज़ मोर देन 10 टाइम्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू टेंशन। अगर हम अपनी बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स में हमारे ज़्यादातर जो लोड्स होते हैं वो कंप्रेसिव होते हैं क्योंकि वो बेसिकली ग्रेविटी को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो स्लैब से लोड बीम्स पे आएगा, बीम से लोड जो है वो कॉलम पे जाएगा। तो ज़्यादातर जो लोड्स होते हैं वो कंप्रेसिव होते हैं। दिस इज एडवांटेज ऑफ कंक्रीट दैट कंक्रीट कैन हैंडल मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ but it is weak in tension. Concrete is a brittle material which gives the advantage to make a rigid structure. Concrete is a brittle mean it does not deform under the application of even heavy load. हेवी लोड की वजह से भी जो है ये डिफॉर्म नहीं होता, इसकी डिफॉर्मेशन नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसलिए इसको हम जो है वो इसकी मदद से हम एक रिजिड स्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं बट दैट बिल्डिंग इज वाइब्रेटेड विद योर लोड, so that building will not, you will not feel safe in that building. तो कंक्रीट बेसिकली इज अ ब्रिटल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल से आप जब भी कोई स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं द स्ट्रक्चर इज रिजिड, दैट स्ट्रक्चर डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ heavy load, that structure does not flex, does not produce vibration। अगर हम एक्सटीरियर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें, steel is a ductile material or flexible material. It produce vibration under heavy load, but concrete is a brittle material. It helps to develop the rigid structure that does not deform under the application of heavy load. कंक्रीट इज़ इजी टू हैंडल, इसको आप आसानी के साथ जो हैंडल कर सकते हैं, आसानी के साथ आप इसको साइड पे डेवलप कर सकते हैं। इवन कि अब जो हम जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट मीन के जहाँ पर कंक्रीट को डेवलप किया जाता है, तो वो प्लांट्स भी जो है वो ऑटोमेटिक प्लांट्स होते हैं। वो खुद ब खुद कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को वेट कर रहे होते हैं, खुद ब खुद कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और एट द एंड आपको जो
रेडी मिक्स कंक्रीट होती है वो आपको जो है वो मिल जाती है। कंक्रीट इज ड्यूरेबल, it is fire resistant up to a specific temperature. It is economical as compared to other construction material like steel or timber, and it is easy to be fabricated on site. इसको आप आसानी के साथ साइट के ऊपर जो फैब्रिकेट कर सकते हैं, आसानी के साथ साइट के ऊपर आप इसको डेवलप कर सकते हैं। कंक्रीट कैन बी reinforced with other materials easily. जैसे कि मैंने आपको बताया है, कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन। तो टेंशन में कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ और मटेरियल जो है वो ऐड करते हैं। तो वो और मटेरियल कौन सा है, वो है स्टील रीइंफोर्समेंट। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी जगह पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे हम स्टील के बार यूज़ करते हैं। बीम बना रहे हैं, अगर हम स्लैब बना रहे हैं, अगर हम जो है वो कॉलम्स बना रहे हैं, फाउंडेशन बन रही है, तो उसके अंदर कंक्रीट के अंदर स्टील के जो बार्स होते हैं, रीइंफोर्समेंट जो होती है, उसको जो है वो यूज़ किया जाता है। So this is one of the advantage of concrete, that concrete can be reinforced or the strength of concrete can be enhanced with some other material easily. Now coming towards the disadvantages of concrete, concrete has सर got एक क्वेश्चन है। बोले सर ये क्वेश्चन है कि आपने कहा है ना कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, प्रेशन ज्यादा होती है, तो सर वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम कंक्रीट के मतलब कंक्रीट में किस तरह डिफाइन करेंगे, मतलब किस तरह लेंगे कि किस तरह कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट के मामले में होती क्या है? बच्चे, जब कोई लोड किसी मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, दैट लोड इज नोन एज कंप्रेसिव। ओके, और जब कोई लोड किसी मेंबर को पुल करने की कोशिश करता है, दैट लोड इज नोन एज टेंशन। अब लेट्स से यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बीम। बीम समझते हो बीम क्या होता है? यस सर। यस सर। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है किसी बिल्डिंग के अंदर, दैट इज नोन एज बीम। ठीक है, अब लेट्स से यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बीम एंड योर लोड इज प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द बीम। तो आपके लोड की वजह से बीम के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। नाउ बीम विल स्टार्ट बेंडिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बीम क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड होने की कोशिश करेगा। अब जब बीम बेंड हो रहा है तो उसका अपर जो पार्ट है वो कंप्रेशन में होगा और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो टेंशन में होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अब कंक्रीट क्योंकि टेंशन में वीक है, हमें पता है कि जब बीम ने बेंड करना है और बेंड होने की वजह से बीम का जो नीचे वाला पार्ट होगा उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होनी है। तो उसको हम टेंशन में या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम स्टील रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। तो वो स्टील रिइंफोर्समेंट कंक्रीट को बेंड होने से जो है वो प्रिवेंट करती है, कि बहुत लो लोड के ऊपर वो कंक्रीट को बेंड नहीं होने देती, या कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स को प्रोड्यूस करने से जो है वो प्रिवेंट करती है। इसी तरह से अगर हम स्लैब की बात करें, स्लैब जो होती हैं जो हमारे जिसको हम आम जुबान में लेंटर भी बोलते हैं, या जो रूफ होती है, अब रूफ के ऊपर भी अगर आप खड़े हो जाएं तो आपका जो लोड होता है वो बेसिकली स्लैब को बेंड करने की कोशिश करता है। और जब बेंड होना है तो स्लैब में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसमें भी ये फिनोमिना होगा कि स्लैब का जो अपर पोर्शन होगा दैट विल बी इन कंप्रेशन, और स्लैब का जो बॉटम पोर्शन होगा दैट विल बी इन टेंशन। इसलिए उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ में मोर स्ट्रेंथन करने के लिए हम उसके अंदर रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। तो ये दिस इज़ बेसिकली नोन एज डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट। तो ये अभी आपने आगे जाके जब वो स्टडी करना है RC1 में, RC2 में। तो until now you must know that concrete is very strong in compression. अगर कोई लोड कंक्रीट को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंक्रीट कैन हैंडल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लोड, बट कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन। अगर कोई लोड कंक्रीट में के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, दैट इवन स्मॉल लोड कैन प्रोड्यूस फेलियर इन दी कंक्रीट। क्लियर? ओके सर, गॉट इट, यस थैंक सर। यू। इसके लिए अगर आप मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हो तो आपने यूट्यूब पे जाके जो है ना वीडियो देख लेनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या फेलियर इन टेंशन ऑफ कंक्रीट, तो आपको समझ आ जाएगा। ओके सर।
Coming towards the disadvantages, concrete had low tensile strength. Concrete is volume unstable material. इसका जो volume है that is not stable. It can expand or it can shrink. जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं और कंक्रीट पहले फ्रेश स्टेट में होती है, आपने कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को वाटर के अंदर मिक्स किया तो कंक्रीट अभी प्लास्टिक स्टेट में है। अब प्लास्टिक स्टेट से कंक्रीट ने आहिस्ता आहिस्ता हार्ड स्टेट के अंदर जो है वो जाना है। तो कंक्रीट ने प्लास्टिक स्टेट से आहिस्ता आहिस्ता हार्ड स्टेट में जाना है। अब कंक्रीट के अंदर बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। One thing you must know that concrete gains strength due to hydration reaction. Concrete अपनी जो strength gain करता है वो basically hydration reaction की वजह से gain करता है। Hydration reaction is a reaction between the cement and water. सीमेंट और वाटर के दरमियान में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन की वजह से कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है। अगर आप सीमेंट और एग्रीगेट्स को आपस में मिक्स कर दें और उसको आप बेशक डेज के लिए रख दें, लेकिन वो स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा जब तक आप उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगा उसने अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं करनी। हाइड्रेशन रिएक्शन होता है बिटवीन द सीमेंट एंड बिटवीन द वाटर, and that reaction is known as hydration reaction, and that reaction is exothermic reaction. तो उस रिएक्शन के दरम्यान में हीट प्रोड्यूस होती है and that heat is known as heat of hydration. तो जब आपने कंक्रीट को मिक्स किया, कंक्रीट अब प्लास्टिक स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट से उसने अब जाना है हार्ड स्टेट के अंदर। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंक्रीट के अंदर एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है, रिएक्शन की वजह से कंक्रीट आहिस्ता आहिस्ता हार्ड स्टेट में जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट के अंदर जो हीट है वो भी प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टार्ट में क्या होता है कि कंक्रीट में से जब सारा जो वाटर सीमेंट यूज़ कर लेता है तो कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है वो श्रिंक हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंक्रीट जो है वो एक वॉल्यूम स्टेबल मटेरियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टार्ट में जो आपने कंक्रीट का अगर 9 इंच का अगर आपने एलिमेंट कास्ट किया है, 9 इंच का अगर आपने कोई एलिमेंट बनाया है तो हो सकता है कि वो 9 इंच से कम होके उसकी जो थिकनेस है वो 8.10 इंच या 8.11 इंच जो है वो हो चुकी है, क्योंकि ड्यूरिंग दी हाइड्रेशन रिएक्शन हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोड्यूस होने की वजह से कंक्रीट के अंदर जो श्रिंकेज है वो प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंक्रीट जो है वो एक वॉल्यूम इनस्टेबल मटेरियल है। एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। अगर आप इसका कंपैरिजन करें स्टील से, आपके पास एक स्टील का एलिमेंट है और आपके पास एक कंक्रीट का एलिमेंट, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, इन दोनों के वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जो कंक्रीट होगा उसके एलिमेंट का वेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो स्टील होगा उसका जो वेट होगा वो बहुत कम होगा। इसलिए कंक्रीट का ये डिसएडवांटेज है कि इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत कम है। वेट के मुकाबले में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक स्टील। अगर एक बीम है तो उस बीम का स्ट्रेंथ तो होगी, लेकिन उस स्ट्रेंथ के मुकाबले में उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। उसी स्ट्रेंथ का अगर आप स्टील का एक बीम बनाएं तो उसका जो वेट होगा वो कंक्रीट से बहुत कम होगा। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट से जब वो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर्स आर वे मोर हैवियर देन द स्टील स्ट्रक्चर्स। क्लियर है बच्चे? यस सर, क्लियर है। हमें याद है कि स्केल तो छोटा है, बड़ा रखना था। हमने कहा अब नहीं वापस होता इससे वापस हम नहीं जा सकते। प्लीज म्यूट योर माइक। Towards the concrete constituents, there are three main concrete constituents: cement, aggregates, and water. Then aggregates are of two types: coarse aggregate and fine aggregate. But in some certain situations, in some specific situations, we use admixtures. Admixtures are basically the materials other than the main ingredients of concrete, जो कि concrete के अंदर हम कुछ special property को achieve करने के लिए जो है वो use करते हैं। अगर हम मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कंक्रीट के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं: सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड वाटर। As all of you knows about cement that is used in conventional concrete is normally Portland cement. हम इसको Portland क्यों कहते हैं? Because
Its shape and appearance resemble two limestone quarries in Portland, England. Prime ingredients are limestone and clay. Ingredients are crushed, ground, blended, and burned, and at the end, the resulted product is cement. कंक्रीट के जो सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पहले क्रश किया जाता है, फिर उनको जो है वो पाउडर फॉर्म में ग्राउंड किया जाता है, देन उनको कुछ और मटेरियल के साथ ब्लेंड किया जाता है, फिर उनको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, पर एट द एंड जो रिजल्टेड प्रोडक्ट आपके पास आता है दैट इज सीमेंट. This is the chemical composition of cement, and all of you know well about the chemical composition. As have you studied in detail about the cement production in your materials subject. Coming towards the types of cement, depending upon our requirements, we use different types of cement. Cement की भी different types होती हैं और हम अपनी requirements के मुताबिक जो types हैं वो हम यूज़ करते हैं. लाइक हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट है, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है, एयर इन ट्रेनिंग सीमेंट है, वाइट सीमेंट है, कलर्ड सीमेंट है, एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट. नाउ वी विल गो in detail one by one. The first cement is high early strength cement. जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा सीमेंट है कि जो स्ट्रेंथ है, हाई स्ट्रेंथ ये जल्दी अचीव कर लेता है. इसको बेसिकली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको अर्ली एजेस के अंदर, अर्ली एजेस का मतलब है विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर आपको हाई स्ट्रेंथ अचीव करनी है, तो वहाँ पर इस सीमेंट को जो है वो यूज़ किया जाता है. नॉर्मल सीमेंट आपका वही है जो पोर्टलैंड सीमेंट है. अभी उसके अलावा बाकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं सीमेंट की. The first type is high early strength cement. It is a general purpose cement designed for use in application where there is a desire to have enhanced early age strength gain in your concrete. इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर आप ये चाह रहे होते हैं कि आपकी जो कंक्रीट है वो जो हाई स्ट्रेंथ है वो जल्दी अचीव कर ले. अर्ली टाइम के अंदर 24 की जो स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाए. अब स्ट्रेंथ कंक्रीट कैसे अचीव करता है? स्ट्रेंथ अचीव करता है हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से. अब आपने कंक्रीट के जो सीमेंट की जो केमिकल कंपोजिशन है आपने उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है कि उसका जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाए, और स्पीड अप होने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी अचीव हो जाए. दिस सीमेंट इज पार्टिकुलरली सूटेड टू प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स. इस सीमेंट को हम नॉर्मली प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं. प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि कंक्रीट के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे गर्डर्स हैं, प्रीकास्ट वॉल्स हैं, टफ टाइल्स हैं, तो वहाँ पर ये एलिमेंट्स तैयार हो रहे होते हैं. उन एलिमेंट्स को फिर हम साइड पर बुला के जो है वो इंस्टॉल करते हैं. तो वहाँ पर प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज़ में टर्न अराउंड टाइम को इम्प्रूव करने के लिए या स्पीड ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा सीमेंट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो कंक्रीट है वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले. अब ऑब्वियसली अगर आपने कंक्रीट का कोई एलिमेंट बनाना है, ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि कंक्रीट का कोई भी अगर आपने एलिमेंट बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप अ मोल्ड ऑफ दैट शेप. अगर आप एक बीम बना रहे हैं तो आपको एक बीम की शेप का मोल्ड बनाना पड़ेगा. उस मोल्ड जैसे अगर आप घर पे केक बना रहे होते हैं तो जो शेप आपके मोल्ड की होती है उसी शेप में आपका जो केक है वो डेवलप होता है, बेक होता है. तो इसी तरह से अगर आपने कंक्रीट का कोई एलिमेंट बनाना है तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर मोल्ड ऑफ दैट शेप. अगर आप बीम बना रहे हैं तो आपको बीम की शेप का मोल्ड बनाना पड़ेगा. वो मोल्ड टिम्बर के भी होते हैं, स्टील का भी होता है. हम करते कि हम उस मोल्ड के अंदर जो कंक्रीट होती है उसको हम प्लेस कर देते हैं. कंक्रीट अभी फ्रेश स्टेट में है, कंक्रीट जब हार्ड हो जाती है उस मोल्ड को हम साइड से रिमूव कर देते हैं. अब प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, अब वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उन्होंने कम टाइम के अंदर ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करने होते हैं. अब लेकिन उनके पास जो नंबर ऑफ मोल्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. अब जब तक कंक्रीट हार्ड नहीं होगी दे कैन नॉट रिमूव द मोल्ड्स. जब तक लेट्स से जब तक आपका केक फुल बेक नहीं होगा आप उस मोल्ड को सेकंड केक को बेक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. इसी तरह से जब तक आपकी जो कंक्रीट है वो हार्ड नहीं होगी आप उस मोल्ड को रिमूव नहीं कर सकते और उस मोल्ड को दोबारा से एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते.
तो वहाँ पर हम ऐसा सीमेंट यूज़ करते हैं कि जो सीमेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ जल्दी अचीव कर ले, ताकि हम मोल्ड को रिमूव करके दोबारा से उस मोल्ड को हम जो है वो अप्लाई कर सकें एलिमेंट को जो है वो डेवलप करने के लिए। दिस सीमेंट इज़ यूज व्हेन देयर आर टाइट डेडलाइंस, कि जब आपके पास टाइम कम हो और कंस्ट्रक्शन की अमाउंट ज़्यादा हो, तो वहाँ पर भी हम हाई स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट यूज़ करते हैं। और जितनी आपकी कंस्ट्रक्शन जल्दी होगी, आपके जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो आपकी कम हो जाती है। आपकी एक तो लेबर कॉस्ट मिनिमाइज होती है, और लेबर कॉस्ट के साथ साथ आपकी जो ओवरहेड मीन आपके जो इक्विपमेंट के जो आपके चार्जेस होते हैं, आपने जो शटरिंग लेकर आए हो, आप जो मोल्ड्स बनाने के लिए जो मटेरियल, जो टिम्बर, जो लकड़ी के फट्टे आप लाए हैं, जो स्टील के एलिमेंट्स आप लाए हैं, इनके जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे जो है ओवरहेड्स में आते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन 14 डेज़ का काम अगर आपने 7 डेज़ में कर लिया है, तो 7 डेज़ के एक तो आपकी लेबर की कॉस्ट भी सेव होगी, उसके साथ साथ उस 7 डेज़ का आपको जो रेंट हिट होना था अगेंस्ट द इक्विपमेंट्स, अगेंस्ट द मशीनरी, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपके जो है वो सेव होते हैं। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट सीमेंट इज द क्विक सेटिंग सीमेंट। अब एक तो कंक्रीट का एक नॉर्मल सेटिंग टाइम होता है कि उस सेटिंग टाइम के बाद कंक्रीट ने प्लास्टिक स्टेट से हार्ड स्टेट में जो है वो जाना स्टार्ट करना है। तो अगर आप सीमेंट को जल्दी सेट करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार जो सीमेंट है वो मेरा 30 मिनट की बजाय 5 मिनट के अंदर सेट हो जाए, 5 मिनट के अंदर वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर फिर आप क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। अब क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर आप जो है वो रेनिंग वेदर के अंदर जो है अगर आप काम कर रहे हैं, या कोल्ड वेदर है, आपको पता है कि रेन की वजह से जो कंक्रीट है वो डैमेज हो सकती है, तो वहाँ पर आप कंक्रीट को जल्दी सेट करवाने की कोशिश करेंगे। जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो जाएगी, तो फिर जो वेदर है वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी कंक्रीट अभी प्लास्टिक स्टेट में है, तो जो रेनी वाटर होगा वो भी आपकी कंक्रीट के अंदर जो है वो मिक्सअप होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है वो मॉडिफाई होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। This is one of the type of cement where the initially set in 5 minutes and final set is achieved in 30 minutes. It is used in the special conditions of construction. Generally, when the water is added into the cement, hydration takes place and chemical reaction occurs which make the cement to harden, where the initial setting time is 30 minutes and final setting time begins being 10 hours. तो नॉर्मली क्या होता है, जब आपने सीमेंट और वाटर को मिक्स किया, हाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उस वो केमिकल रिएक्शन सीमेंट को या कंक्रीट को आहिस्ता आहिस्ता हार्ड करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। सीमेंट का जो हार्डनिंग प्रोसेस है या जो सेटिंग प्रोसेस है वो 30 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग है, सीमेंट का जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो 10 आवर्स के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि 30 मिनट्स के बजाय मेरा जो सीमेंट है वो 5 मिनट्स के अंदर जो है वो सेट होना स्टार्ट हो जाए, 5 मिनट के अंदर उसका जो हार्डनिंग प्रोसेस है या 30 मिनट के अंदर उसका जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पर आप फिर क्विक सेटिंग सीमेंट जो है वो यूज़ करें। इस यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो इसके सीमेंट को यूज़ किया जाता है, कि जहाँ पर अगर आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको पता है कि जो कंक्रीट है that cannot withstand the water for long time, तो वहाँ पर भी आप कंक्रीट को जल्दी सेट करवाने की कोशिश करते हैं। इसको हम रेनी कंडीशंस के अंदर या कोल्ड वेदर कंडीशंस के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट स्पैन में क्विक स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए हो, या हम इसको हाई टेम्परेचर्स में भी यूज़ करते हैं। अब हाई टेम्परेचर में क्या होता है, सीमेंट और कंक्रीट के अंदर जब वाटर होता है वो वाटर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब कंक्रीट के अंदर से अगर सारा वाटर एवेपोरेट हो जाए, तो सीमेंट का जो हाइड्रेशन रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। हाइड्रेशन रिएक्शन स्टॉप होगा तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ गेन का प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट को जल्दी सेट करवा लेते हैं, ताकि जो हमारा वाटर है वो कंक्रीट के अंदर जो है वो पैक हो जाए और बाहर की तरफ जो है वो एवेपोरेट ना हो।
Third type of cement is the high alumina cement. High alumina cement is manufactured by grinding the clinkers of alumina and calcareous materials such as lime. तो हम क्या करते हैं, हम सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके साथ साथ हम एलुमिना भी जो है वो मिक्स कर देते हैं। एलुमिना के मिक्स करने की वजह से सीमेंट के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक्स। केमिकल अटैक्स को जो है ये रेजिस्ट करता है। इट इज़ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल कोरोजन। केमिकल कोरोजन को रेजिस्ट करता है। इसलिए हम इस सीमेंट को जो है वो वाटर पाइप्स के अंदर, अब सीवेज वाटर जो पाइप्स होते हैं, जो सीवेज पाइप्स होते हैं, अब सीवेज के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं। इसी तरह से अगर वाटर है तो वो वाटर भी कंक्रीट के अंदर जो इन्फोर्समेंट है, जो आपने सरिया यूज़ किए हैं, जो आप स्टील यूज़ कर रहे हैं, उसको उनको करोड कर सकते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर कंक्रीट के या स्टील इन्फोर्समेंट के कोरोजन के चांसेस हो, वहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट को जो है यूज़ किया जा सकता है। हैज़ हाई ड्यूरेबिलिटी एग्रेसिव इन्वायरमेंट। एग्रेसिव इन्वायरमेंट के अंदर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा है। और हार्डनिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल सीमेंट इज फास्ट, और इसकी जो हार्डनिंग प्रॉपर्टी है वो भी फास्ट है कि ये जल्दी जो है वो हार्ड हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सीमेंट। द नेक्स्ट सीमेंट इज द पोर्टलैंड। सर क्वेश्चन है, अगर हमें स्ट्रेंथ भी रिक्वायर हो और क्विक सेटिंग भी, तो हम किस सीमेंट को यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट को या हाईली स्ट्रेंथ सीमेंट? हाईली स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ सेटिंग चाहिए तो फिर आप क्विक सेटिंग। ओके सर, थैंक यू। The next cement is the Portland slag cement. This cement is produced by mixing Portland cement clinker, gypsum and granulated blast furnace slag in suitable proportion. तो इसके अंदर हम सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अलावा इसके अंदर हम स्लैग जो मिक्स करते हैं। अब स्लैग बेसिकली इज दी इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज। आयरन इंडस्ट्रीज का जो स्टील इंडस्ट्रीज के कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उन बाय प्रोडक्ट्स को जो है वो स्लैग कहा जाता है। डिफरेंट रिसर्चेज ने यह साबित किया है कि उस स्लैग को हम कंक्रीट के अंदर या उस स्लैग को हम सीमेंट के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्लैग? दैट इंक्लूड्स इम्प्रूव वर्केबिलिटी। कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। डू यू नो अबाउट द वर्केबिलिटी? फंक्शनिंग के सेंस में आ जाता है। वर्केबिलिटी मीन हाउ इजीली यू कैन वर्क आउट विद कंक्रीट। आसानी के साथ आप कंक्रीट को कंक्रीट के साथ जो वर्किंग है वो आप कर सकते हैं। concrete workability basically refers to how easily freshly mixed concrete can be placed। कितनी आसानी के साथ आपने जो कंक्रीट को मिक्स किया है, जो भी फ्रेश स्टेट में है, कितनी आसानी के साथ आप उसको प्लेस कर सकते हैं, कि कितनी आसानी के साथ आप उसकी कंपेक्शन कर सकते हैं, और कितनी आसानी के साथ आप उसकी जो सरफेस है उसको आप फिनिश कर सकते हैं। अब कंक्रीट आपकी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, जितनी ज़्यादा फ्लोएबल होगी, उतनी ही आसानी के साथ आप उसको प्लेस कर सकेंगे, उतनी ही आसानी के साथ आप उसकी कंपैक्शन और उतनी ही आसानी के साथ आप उसकी जो फिनिशिंग है वो कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी कंक्रीट बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो फिर आपको उसे प्लेस करना भी मुश्किल होगा। प्लेस करने के साथ साथ जो है वो उसको कंपैक्ट करना भी मुश्किल होगा, और उसके साथ साथ उसकी जो सरफेस है उसको भी जो है आपके लिए फिनिश आउट करना जो है वो मुश्किल होगा। तो वर्केबिलिटी बेसिकली डिफाइन हाउ इजीली यू कैन वर्क आउट विद कंक्रीट, कितनी आसानी के साथ आप कंक्रीट के साथ जो वर्किंग है वो कर सकते हैं। तो वर्केबिलिटी बेसिकली इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन फ्रेश स्टेट, कि जब आपकी कंक्रीट फ्रेश स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन फ्रेश स्टेट। स्लैग को यूज़ करने का बेनिफिट क्या होता है कि इससे कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आप कंक्रीट को आसानी के साथ प्लेस कर सकते हैं, आसानी के साथ आप उसको जो है वो फिनिश आउट कर सकते हैं। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सीमेंट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज़ आल्सो सम सॉर्ट ऑफ टेंसाइल
स्ट्रेंथ की परमेबिलिटी कम होती है परमेबिलिटी मीन इट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ voids or pores inside it cannot easily allow the water to penetrate it has improved durability and it is lighter in color as compared to normal Portland cement. The next cement is the low heat cement. Sir? As the name is showing that this cement produce low amount of heat of hydration during the setting or during the chemical reaction. Now this cement is Sir? manufactured by बच्चे सर नमाज के लिए काइंडली 10 मिनट दे दें। बच्चे असल में मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है मैंने अभी डॉक्टर के पास जाना है मुझे अभी 101 फीवर है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो क्लास है वो 6:15 बजे तक एंड करके मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ। ओके सर ओके थैंक ओके ओके सर। तो इसकी हम लो हीट सीमेंट को हम प्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट की जो केमिकल सीमेंट की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसको मॉडिफाई करके। लो हीट सीमेंट की एप्लीकेशन कहाँ पर है? लो हीट सीमेंट को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो। हैवी स्ट्रक्चर मीन के बहुत ज़्यादा कोई मैसिव स्ट्रक्चर है लाइक डैम्स हैं कोई बहुत बड़ी आप स्लैब बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ा फ्लोर बना रहे हैं आपको अब जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर मैसिव होगा या उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी अब उसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उस हीट ऑफ हाइड्रेशन का वहाँ से निकलना उतना ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल होगा। अब उस क्योंकि उस हीट ऑफ हाइड्रेशन ने कंक्रीट में से तो निकलना है बाहर एनवायरनमेंट में आना है उसने जब तक वो हीट ऑफ हाइड्रेशन कंक्रीट के अंदर रहेगी वो कंक्रीट के टेम्परेचर को इंक्रीज करती रहेगी तो हो सकता है कि उसकी वजह से कंक्रीट के अंदर जो थर्मल क्रैक्स हैं जो श्रिंकेज क्रैक्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं हम ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई हम बहुत ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हों या हम बहुत ज़्यादा थिकनेस की कंक्रीटिंग कर रहे हों तो वहाँ पर हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं ताकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम प्रोड्यूस हो। क्लियर? जी सर क्लियर है। Okay, the next cement is the air entraining cement. अब air entraining basically is a special type of cement. Special type of cement होता है जिसके अंदर हम जो एयर बबल्स होते हैं वो हम सीमेंट के अंदर जो है वो या कंक्रीट के अंदर हम जिसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वो एयर बबल्स बेसिकली क्या करते हैं तो जब कंक्रीट आपकी हार्ड हो जाती है अब जब कंक्रीट आपकी हार्ड होगी तो उन एयर बबल्स की जगह पर छोटे छोटे से जो वॉइड्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब एयर इंट्रेनिंग सीमेंट को बेसिकली यूज़ किया जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर आपका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो। अब फ्रीजिंग पॉइंट से जब आपका टेम्परेचर कम हो गया है अब कंक्रीट के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जब वाटर आइस के अंदर जाता है तो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 9% इंक्रीज होता है। अब तो अगर कंक्रीट के अंदर कोई इंट्रैप्ड वाटर है कि अगर कोई ऐसा वाटर है जो कि कंक्रीट के अंदर रह गया है कोई कंक्रीट के अंदर इंट्रैप कर गया है अब वो वाटर जब आइस में जाएगा तो उसने अपना वॉल्यूम 9% इंक्रीज करना है। अब वो वाटर कंक्रीट के अंदर पहले से इंट्रैप हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट से ही कंक्रीट के अंदर जो वाटर है वो सीप कर जाए। अब जब वो वाटर आइस में जाएगा फ्रीज होगा वो वाटर तो उसने अपना वॉल्यूम 9% इंक्रीज करना है। अब वो अपना वॉल्यूम 9% इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा वो कंक्रीट पर प्रेशर अप्लाई करेगा। अब उसके प्रेशर की वजह से बेसिकली क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि वो कंक्रीट को टेंशन पुल कर रहा है वो कंक्रीट को बाहर की तरफ वो वहाँ से निकलना चाह रहा है बाहर की तरफ वो कंक्रीट को पुल कर रहा है। अब आपको पता है कंक्रीट इज ऑलरेडी वेरी वीक इन टेंशन तो जब वो टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाएंगी तो वो कंक्रीट क्रैक कर जाएंगे। ऐसे सिनेरियो हम क्या करते हैं ऐसे सिनेरियोज में हम एयर इंट्रेनिंग सीमेंट या एयर इंट्रेनिंग एजेंट हम यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर। तो वो एयर इंट्रेनिंग एजेंट कंक्रीट के अंदर एयर बबल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। बबल्स प्रोड्यूस करने के बाद जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो बबल्स की जगह पर छोटी छोटी कैविटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जब वाटर आइस में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो जो कैविटीज़ होती हैं वो बेसिकली वाटर को अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती हैं। अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए
या एक्सपेंशन होने के लिए उसको जो स्पेस चाहिए होती है वो स्पेस प्रोवाइड करती हैं। तो इससे क्या होता है, तो वो आइस कंक्रीट के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करती, और जो हमारी कंक्रीट होती है दैट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रैक्स एंड डैमेज। ये बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कंक्रीट के अंदर फ्रीजिंग एंड थॉइंग का फिनोमिना हो। फ्रीजिंग का मतलब है कि वाटर आइस में गया है, उसने प्रेशर अप्लाई किया, जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वो दोबारा से मेल्ट हो गया, और जब टेम्परेचर दोबारा से ड्रॉप हुआ वो दोबारा से फ्रीज हुआ, फिर मेल्ट हुआ टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो ये साइकिल बेसिकली चलता रहता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग का, और ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग का जो साइकिल है ये कंक्रीट को बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है। तो कंक्रीट को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंक्रीट ऐसे एरियाज़ में जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं उसके अंदर हम या तो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, या हम उसके अंदर एयर इंट्रेनिंग जो एजेंट होता है, एयर इंट्रेनिंग जो एडमिक्सचर होता है उसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। The next cement type is Portland pozzolana cement. Portland pozzolana cement is integrated cement which is formed by synthesizing opposite cement with pozzolanic material in a certain proportion. पोजोलैनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी अपनी बाइंडिंग पावर्स नहीं है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट को वाटर से मिक्स करेंगे तो सीमेंट की बाइंडिंग पावर है, वो बाइंड करना जो है वो स्टार्ट कर देगा, अपनी बाइंडिंग पावर प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेगा। पोजोलैनिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी अपनी तो बाइंडिंग पावर्स नहीं है, लेकिन जब आप इनको सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, आप इनको सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो इनके अंदर जो बाइंडिंग पावर्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी अपनी तो बाइंडिंग पावर्स ना हो, लेकिन जब इनको सीमेंट के साथ यूज़ किया जाए तो अपनी ये बाइंडिंग पावर्स डेवलप कर लें, ऐसे सीमेंट को पोजोलैनिक मटेरियल्स कहा जाता है। पोर्सलैनिक जो मटेरियल होता है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कैसे डेवलप किया जाता है कि जब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इस सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के साथ तो पोर्सलैनिक मटेरियल भी जो है वो सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाता है। So it can be natural or it can be artificial, but a pozzolanic materials contains silica and aluminous in reactive form। इसके अंदर pozzolanic material के अंदर silica और alumina जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है reactive form में। This material does not possesses any cementitious properties, but when it is mixed with water or moisture or lime to undergo reaction with calcium hydroxide to form compound possessing cement properties। लेकिन जब आप इसको सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये भी रिएक्शन डेवलप करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उसके वजह से इसके अंदर जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अब जो पोजोलानास हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। आर्टिफिशियल तो बेसिकली जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो उनको हम एज ए पोजोलैनिक मटेरियल यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर। जैसे फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश इज़ अ वेस्ट मटेरियल ऑफ कोल पावर प्लांट्स। जिन पावर प्लांट्स में कोयले को यूज़ किया जाता है बर्न करने के लिए और पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आप आम जुबान में जो है वो ऐश बोल सकते हैं, आम जुबान में जिसको आप राख बोल सकते हैं, जो बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स होते हैं ऐश के, उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं, और उसको हम एज ए पोजोलैनिक मटेरियल उसको हम सीमेंट के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से सिलिका फ्यूम है, सिलिका फ्यूम इज़ अ वेस्ट मटेरियल ऑफ सिलिकॉन इंडस्ट्री। राइस हस्क है, राइस हस्क मीन के चावल का जो ऊपर वाला छिलका होता है, अगर आप उसको बर्न कर लें और उसकी जो ऐश होगी, तो ऐश को भी हम एज ए पोजोलैनिक मटेरियल सीमेंट के अंदर या कंक्रीट के अंदर जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं राइस हस्क ऐश। इसी तरह से ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, स्लैग का मैंने आपको बताया है दैट इज़ द इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो ये वो मटेरियल्स हैं जो बेसिकली हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं पे डंप करना होता है। तो अगर हम इन मटेरियल्स को सीमेंट के अंदर या कंक्रीट की प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं तो उससे हमारे दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि हमें इन मटेरियल्स को किसी जगह पे जाकर डंप नहीं करना पड़ता, और सेकंड ये है कि जो सीमेंट की जो कंजम्पशन है वो कम होती है।
अब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग दी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स। तो उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे रिसर्चर्स ये रिकमेंड करते हैं कि सीमेंट की प्रोडक्शन को, सीमेंट की कंजम्पशन को कम करने के लिए सीमेंट के साथ साथ कोई पोज़ोलैनिक मटेरियल भी जो है वो यूज़ किया जाए, ताकि सीमेंट की जो कंजम्पशन है वो कम हो, और इसके अलावा जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी डंपिंग के ऊपर या उनकी मैनेजमेंट के ऊपर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सेव हो जाए। अगर आप नेचुरल पोज़ोलाना की बात करते हैं तो जो बर्न क्ले है, क्ले जो मट्टी होती है, अगर आप उसको बर्न कर लें तो उसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं कि जो किसी मटेरियल को जो है वो बाइंड कर सकती हैं अगर उसको सीमेंट के साथ यूज़ किया जाए। The second ingredient of concrete is aggregate. Aggregate occupies 70 to 80% of the volume of concrete. तो कंक्रीट का जो ज़्यादातर जो वॉल्यूम होता है वो एग्रीगेट्स उसको ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। एग्रीगेट्स दो टाइप्स के होते हैं, कोर्स एग्रीगेट हैं और आपके फाइन एग्रीगेट्स हैं। कोर्स एग्रीगेट आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं उनको क्रश करके, उनको ब्रेक आउट करके जो एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनको जो है वो डेवलप किया जाता है। और कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो किसी हद तक वाटर सीमेंट रेशो पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वाटर सीमेंट रेशो मीन वाटर और सीमेंट के दरम्यान में जो रेशो है जो आप कंक्रीट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस रेशो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और इसके साथ साथ डिग्री ऑफ कम्पैक्शन पे डिपेंड करती है कि कंक्रीट को आपने कितना अच्छा आपने उसको कम्पैक्ट किया है। और एग्रीगेट और सीमेंट की रेशो क्या है कि क्या उसके अंदर इतना सीमेंट अवेलेबल था कि जिसने सारे के सारे एग्रीगेट पार्टिकल्स को आपस में बाइंड कर दिया। एंड द बॉन्ड बिटवीन द मोर्टर एंड एग्रीगेट, मोर्टर बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर, जिसको हम आम जुबान में मसाला भी बोलते हैं मिस्त्रियों की जुबान में। तो मोर्टर बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर एंड सैंड। तो इस मोर्टर ने बेसिकली एग्रीगेट के पार्टिकल्स को कोट करना होता है, कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करना होता है। तो वो जो बॉन्ड है बिटवीन द मोर्टर एंड एग्रीगेट वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एग्रीगेट की ग्रेडिंग क्या है, एग्रीगेट की शेप क्या है और एग्रीगेट के साइज़ क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की जो है वो डिपेंड करती है। एग्रीगेट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, एग्रीगेट शुड बी राउंड स्मूथ। अगर आपका एग्रीगेट जो है वो राउंड है और स्मूथ पार्टिकल्स हैं तो दैट गिव द बेस्ट वर्केबिलिटी। बेस्ट वर्केबिलिटी मीन कि कंक्रीट आपकी सॉफ्ट होगी, उसकी फ्लो एबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी अगर आपके एग्रीगेट्स राउंड है। लेकिन राउंड एग्रीगेट्स जो होते हैं ये बेसिकली नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं, हम आम जुबान में पेबल्स भी बोलते हैं, जो कि रिवर्स शोर्स के ऊपर या सी शोर्स के ऊपर आपको जो एग्रीगेट्स नज़र आते हैं राउंड शेप में, वो बेसिकली राउंड एग्रीगेट्स होते हैं। लेकिन वो राउंड शेप के जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। तो हम जो एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं दैट आर बेसिकली दी आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स है। हम रॉक पीसीस को क्रश करके उनको ब्रेकआउट करके उससे जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम जो है वो डेवलप करते हैं। Aggregates are of two types. They are available in two sizes, coarse aggregates and फाइन एग्रीगेट। ग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेडेशन मीन अगर आप कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो उन कोर्स एग्रीगेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किन किन साइजेस के हैं। और कंक्रीट के एग्रीगेट्स के अंदर जो मैक्सिमम साइज़ है एग्रीगेट का वो आपने क्या यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो इन्फोर्समेंट या आपने जो सरिया यूज़ किया हुआ है कंक्रीट के अंदर, तो सरिये के जो दो बार्स हैं उनके दरम्यान में ओपनिंग साइज़ कितना है। Yeah, that's in the background. This, yeah, it's just a flag. Mic. प्लीज म्यूट योर माइक। इसका माइक ऑन है। तो जो मैक्सिमम साइज होता है एग्रीगेट का दैट डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग साइज बिटवीन द टू रिइंफोर्सिंग बार्स। आपने जो सरिया आपने यूज़ करने हैं
जो दो बार्स हैं या जो दो स्टील बार्स हैं या दो स्टील इन्फोर्समेंट हैं उनके दरम्यान में गैप कितना है, तो उसकी बेस पे जो मैक्सिमम साइज होता है एग्रीगेट का, वो हम जो है वो डिसाइड करते हैं. The required amount of cement paste is dependent upon the amount of void space that must be filled in the total surface area that must be covered. तो आपने सीमेंट पेस्ट आपको कितना चाहिए डिपेंड करता है कि आपके जो एग्रीगेट्स हैं उन एग्रीगेट्स के दरमियान में वाइड स्पेस कितनी है और टोटल सरफेस एरिया आपने कितना कवर करना है. अब जितने आपकी ग्रेडेशन अच्छी होगी, ग्रेडेशन का मतलब है अगर आपके एग्रीगेट्स के अंदर सारे साइज़ के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान जो गैप होगा उसको मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स फिल आउट कर देंगे, और मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स के दरमियान में जो गैप्स होगा उसको स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स फिल आउट कर देंगे. तो जितनी आपकी ग्रेडेशन ज़्यादा अच्छी होगी, आपके जो वॉइड स्पेसिस होंगी एग्रीगेट्स के अंदर वो कम होंगी, तो आपको सीमेंट की जो अमाउंट होगी वो कम रिक्वायर होगी. इसी तरह से जितना आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एग्रीगेट का, तो उसको कोट करने के लिए या उसको कवर करने के लिए आपको सीमेंट पेस्ट भी ज़्यादा चाहिए. जितना आपका सरफेस एरिया कम होगा उतना आपको जो सीमेंट पेस्ट है वो ज़्यादा कम होगा, तो आपको कम चाहिए होगा. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपको जो सीमेंट पेस्ट होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा. When the particles are of uniform size, the spacing is the greatest. के जो स्पेसिंग होती है पार्टिकल्स के दरमियान वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप ज़्यादा रेंज के पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो उससे जो स्पेसिस होती हैं वो फिल हो जाती हैं और जो पेस्ट रिक्वायरमेंट होती है आपकी वो कम हो जाती है. The next ingredient is water. Water का जो rule of thumb है that is if you can drink it, you can make concrete with it. The water that you are using in concrete should be free from any kind of impurity, that should be free from any kind of chemical, and that should be free from salts. जिस वाटर को आप ड्रिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यू कैन मेक कंक्रीट विद दैट वाटर. क्योंकि अगर वाटर के अंदर कोई साल्ट्स हैं या केमिकल्स वगैरह हैं, तो वो साल्ट्स या वो केमिकल्स कैन अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट एंड वाटर और कैन प्रोड्यूस corrosion in concrete during its lifetime. The last ingredient of concrete is the admixtures. As I have told you that admixtures are the additional material. Additional material mean के concrete के जो ingredients हैं उसके अलावा आप concrete के अंदर जो materials add करते हैं that are known as admixtures. Admixtures को use किया जाता है concrete के अंदर कोई specific property को achieve करने के लिए. आप strength को increase करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जो concrete है वो जल्दी hard हो जाए, या मेरी कंक्रीट जल्दी हार्ड ना हो बल्कि वो देर से हार्ड हो. आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि आप नॉर्मल इंग्रेडिएंट से अचीव नहीं कर सकते. इसके लिए आपको कोई स्पेशल मटेरियल या कोई एडिशनल मटेरियल आपको जो है वो यूज़ करना पड़ता है. तो वो जो एडिशनल मटेरियल दैट आर नोन एज एडमिक्सचर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स. वन इज़ एयर इंट्रेनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया, इसको हम यूज़ करते हैं फ्रीज फॉर्म में. और दूसरा जो मटेरियल है दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है सीमेंट का सेटिंग टाइम कम करने के लिए, कि जब आप सीमेंट को जल्दी सेट करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप कैल्शियम क्लोराइड को जो है वो यूज़ करते हैं. इसके अलावा भी हम बहुत सारे एडमिक्सचर जो है वो यूज़ करते हैं. हम आगे जाके एक हमारा एक एक्सक्लूसिव लेक्चर होगा एडमिक्सचर्स के ऊपर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स को और उनकी एप्लीकेशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे. Ingredients of concrete. Coming towards the qualities of concrete, must have the required strength, must have the required durability, must have the required density, must have the required workability, and it must be watertight. It does not allow penetration of water through it. क्योंकि अगर इसके अंदर water penetrate हो गया, अगर वो water आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी स्टील reinforcement तक चला जाता है, तो उससे उसका जो corrosion process होगा वो जो है वो start हो जाएगा. Coming towards the types of it. जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है? There is any question? No, sir.
Okay. Coming towards the types of concrete, apart from the conventional concrete, concrete is classified into various types. A few types are mentioned below according to binding material. अब concrete की different types हैं, उसको हमें classify किया हुआ है depending upon their purpose. अगर हम concrete को bending material के लिहाज से classify करें तो concrete, cement concrete and lime concrete. सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम सीमेंट को यूज़ करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे, और लाइम कंक्रीट के अंदर हम लाइम को यूज़ करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल. तो जब सीमेंट डेवलप नहीं हुआ था तो उससे पहले जो बाइंडिंग एजेंट था वो लाइम होता था. तो लाइम से हम जो कंक्रीट डेवलप करते थे दैट वाज नोन एज लाइम कंक्रीट. अब क्योंकि अब सीमेंट हमारे पास अवेलेबल है, अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वी कैन यूज़ सीमेंट इन कंक्रीट, और उससे हम जो कंक्रीट डेवलप करते हैं दैट इज सीमेंट कंक्रीट. Cement concrete useful proportions of its ingredients are 1 part cement, 1 to 8 parts sand and 2 to 16 parts coarse aggregate. अब सीमेंट के कंक्रीट के अंदर हम जो यूजफुल हमारी प्रोपोर्शंस होती हैं उसमें एक पार्ट सीमेंट का होता है, एक से 8 पार्ट्स जो होते हैं वो सैंड के होते हैं, 2 to 16 पार्ट्स होते हैं वो कोर्स एग्रीगेट्स के होते हैं. these are basically the proportions. प्रोपोर्शंस हम खुद से डिज़ाइन करते हैं जब हम कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन अचीव कर रहे होते हैं. यहाँ पर इसकी बेसिकली रेंजेस लिखी हुई हैं. 1 part of cement and 1 to 8 part of sands and 2 to 16 parts of coarse aggregate are used in the cement concrete. सीमेंट कंक्रीट को आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लाइम कंक्रीट में क्योंकि हम सीमेंट यूज़ नहीं करते थे, लाइम कंक्रीट हम यूज़ करते थे, और अभी भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसको आप जो अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं या अनइम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग वर्क्स है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे एरियाज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर आपका सीमेंट चीप नहीं है या इजीली जो है वो अवेलेबल नहीं है. If we talk about the design of concrete, concrete can be classified into 3 types: plain concrete, reinforced concrete and the pre-stressed concrete. Plain concrete is concrete in which no reinforcement is provided. आपने उसके अंदर कोई सरिया यूज़ नहीं करना, कोई स्टील बार नहीं यूज़ करने, तो वो जो concrete होगी that is basically the plain concrete. Now plain concrete is very strong in compressive stresses but very weak in tension. अब प्लेन कंक्रीट को हम ऐसे सिनेरियो में यूज़ करते हैं कि जहाँ पर आपका जो लोड डेवलप हो रहा है वो कंप्रेसिव लोड है, तो फाउंडेशन वर्क है. अब फाउंडेशन आपने ग्राउंड के ऊपर बनानी है, ज़मीन के ऊपर बनानी है, अब उस फाउंडेशन में बेंड तो नहीं होना, वो बेंड नहीं होगी तो इसका मतलब उसके अंदर टेंशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी. या फ्लोर हम वगैरह जो बनाते हैं, फ्लोर्स के ऊपर या फाउंडेशन के ऊपर जो लोड आता है वो सारा का सारा कंप्रेसिव लोड होता है. तो प्लेन कंक्रीट को हम फ्लोर्स में और फाउंडेशन वर्क्स में इसको हम यूज़. रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वो होती है जिसके अंदर हम रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सरिया यूज़ करते हैं. रिइंफोर्समेंट समझते हैं ना आप लोग क्या होती है? अक्सर अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी है तो वहाँ पर हम स्टील बार यूज़ कर रहे होते हैं. पहले हम स्टील बार लगाते हैं, फिर उसके अंदर हम कंक्रीट को जो है वो पोर करते हैं. तो वो जो स्टील बार्स होते हैं उन स्टील बार्स को बेसिकली रिइंफोर्समेंट कहा जाता है. डू यू नो अबाउट रिइंफोर्समेंट, और शुड आई शो यू सम पिक्चर्स? Yes, sir. We know it. दैट्स गुड. तो अगर आप कंक्रीट के अंदर रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, सरिया यूज़ कर रहे हैं, तो दैट कंक्रीट इज़ नोन एज रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. अब जो हम रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ अवेलेबल इन द शेप ऑफ राउंड बार्स एंड दैट आर अवेलेबल इन साइजेस 6 मिलीमीटर टू 32 मिलीमीटर डाया. अब ये जो कंक्रीट है दैट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड आल्सो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन. और इस कंक्रीट को आप जो है वो किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट फॉर स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, प्रीकास्ट कंक्रीट. And the last type of concrete is the pre-stressed cement concrete. Pre-stressed cement concrete basically is a special type of concrete. कि वो कंक्रीट है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली तौर पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं यूज़ से पहले. The cement concrete in which high compressive stresses are artificially introduced before their actual use is called pre-stressed concrete. This type of cement concrete, the high compressive stresses are induced by pre-tensioning the reinforcement before placing the concrete, and the reinforcement is released when the final setting of concrete takes place. ये basically एक special type of
कंक्रीट होती है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट है ये, इसको हम स्पेशल रिक्वायरमेंट में जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें होता है कि हम कंक्रीट के अंदर आर्टिफिशियली तौर में जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके लिए हम जो बार्स होते हैं उनको हम स्ट्रेच करते हैं, उन बार्स को हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन्स को दोनों एंड से जो है वो स्ट्रेच किया जाता है। टेंडन्स वो जो हम कंक्रीट के अंदर इन्फोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ जो है वो रिक्वायर हो। जैसे कोई लॉन्ग स्पैन का ब्रिज है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का गर्डर या हाई स्ट्रेंथ का बीम रिक्वायर है, तो वहाँ पर आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम टेंडन्स को हम स्ट्रेच करते हैं। टेंडन्स को स्ट्रेच करने के बाद कंक्रीट उसके अंदर हम पोर करते हैं, और जब कंक्रीट हम पोर कर देते हैं, कंक्रीट हार्ड हो जाती है, तो जो टेंडन्स होते हैं उनको दोनों साइड से जो है वो कट कर दिया जाता है। अब क्योंकि टेंडन्स कंप्रेशन में थे, उनके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थी, और जब वो रिलीज होते हैं तो वो अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंक्रीट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो कंक्रीट के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं वो जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, और कंक्रीट का कनकेव टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाता है। अब इस मेंबर के ऊपर जब लोड आता है तो वो लोड इसको बेंड करने की कोशिश करता है। अब कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस तो पहले से अवेलेबल हैं, अब उसके ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो नलीफाई कर देती हैं, वॉइड कर देती हैं, तो उसकी वजह से कंक्रीट के अंदर जो नेट स्ट्रेसेस रह जाती हैं वो ज़ीरो होती हैं। अब ये बेसिकली एक अलग से एक सब्जेक्ट है जो कि एमएससी लेवल के ऊपर और पीएचडी लेवल के ऊपर जो है वो स्टडी किया जाता है, और इसका कुछ जो पोर्शन है वो आप जब आरसी बल्कि लास्ट सेमेस्टर में जब आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाएंगे, उस में जाके कुछ जो पोर्शन होगा वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का आप जो है वो उसमें स्टडी करेंगे। This concrete can take up high tensile and compressive stresses without the development of cracks. The quantity of reinforcement can be considerably reduced by using this concrete. According to purpose, concrete is classified into the following types: vacuum concrete, air entrained concrete, lightweight concrete, and heavyweight concrete. वैक्यूम कंक्रीट वो कंक्रीट है जिसके अंदर अगर आपने कंक्रीट के अंदर कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया था ताकि आपकी जो कंक्रीट है वो सॉफ्ट हो जाए और उसको प्लेस करना आपके लिए आसान हो। अब जब आपकी कंक्रीट आपने उसको प्लेस कर लिया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसमें से जो एक्सेस वाटर है उसको मैं रिमूव कर दूं, तो उसको लिए आप वैक्यूम पंप की मदद से सक्शन डेवलप करते हुए उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको आप जो है वो रिमूव करते हैं। बस बट दिस कंक्रीट डज नॉट यूज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये कंक्रीट हम जो है वो यूज़ नहीं करते। इसकी जो एप्लीकेशन है मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वाटर यूज़ किया है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, और आपने एक्स्ट्रा वाटर इसलिए ऐड किया ताकि आपकी कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल हो, ज़्यादा फ्लोएबल हो, आपको उसको साथ वर्किंग आपकी जो है वो आसान हो। तो आपने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लिया, आपने कंक्रीट को प्लेस किया और उसकी सरफेस को आपने फिनिश भी कर लिया। अब आप चाहते हैं कि उसमें से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको मैं रिमूव कर दूँ। बाय यूजिंग दी वैक्यूम पंप यू रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर, एंड दिस कंक्रीट इज नोन एज वैक्यूम कंक्रीट। वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बेसिकली आप सिर्फ वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। The next concrete is the lightweight concrete. Lightweight concrete के अंदर हम जो एग्रीगेट्स यूज करते हैं वो बेसिकली लाइट वेट होते हैं, और उसको हम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स में प्रीकास्ट जो यूनिट्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, या वॉल लाइनिंग के लिए या पार्टीशनिंग के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम नॉर्मल एग्रीगेट्स की बजाय जो आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कॉक ब्रीज है, कॉक ब्रीज मीन कि आपके पास क्या कहते हैं इसको, जो ऐश आपका जो क्या कहते हैं इसको, जो कोयला होता है, कोयले के जो बड़े बड़े आपके पास जो पीसीज होते हैं दैट इज़ नोन एज कॉक ब्रीज। उस कॉक ब्रीज को क्या नाम है आप जो है वो एज ए एग्रीगेट
जो है वो कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं। नाउ दैट ब्रिज इज़ वेरी लाइट, तो उससे आपकी जो कंक्रीट भी डेवलप होगी वो भी जो है वो आपकी बहुत लाइट होगी। इसी तरह से क्या नाम है, स्लैग है, स्लैग को भी हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस मटेरियल्स को क्योंकि इन मटेरियल्स का जो वेट होता है वो कम होता है, और कंक्रीट का जो ज़्यादा वेट होता है वो एग्रीगेट्स की वजह से होता है। तो एग्रीगेट की वजह से जितना आपका जो एग्रीगेट है वो ज़्यादा हैवी होगा, उससे आपकी कंक्रीट का वेट भी ज़्यादा होगा। अगर आप एग्रीगेट्स का वेट कम कर दें तो उससे क्या नाम है, आपका जो कंक्रीट होगी वो लाइट वेट हो जाएगी। अगर आप एग्रीगेट्स का वेट ज़्यादा करते हैं तो उससे आपकी जो कंक्रीट है वो हैवी वेट हो जाएगी। तो कॉक ब्रिज साइंडर है, ये भी बेसिकली ऐश होती है कोयले की, जिसको हम जो थिक पार्टिकल्स होते हैं कोयले के ऐश के, उनको उसको हम साइंडर बोलते हैं। तो इसको हम कंक्रीट में जो है वो एज ए एग्रीगेट के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन लाइट वेट जो कंक्रीट होती है इसको हम स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं करते। स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन का मतलब है कि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड अप्लाई नहीं कर सकते। तो जस्ट आप प्रीकास्ट यूनिट्स के लिए, पार्टीशनिंग के लिए या वॉल लाइनिंग के तौर पे आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली दी कोक ब्रीज। उसके बाद है हैवी वेट कंक्रीट। हैवी वेट कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट्स होते हैं वो हम ऐसे यूज़ करते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स हैं, बेराइट्स हैं, मैग्नीटाइट हैं, या आयरन और लेड के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, उनको हम एज ए एग्रीगेट कंक्रीट के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो उससे बेसिकली जो कंक्रीट डेवलप होती है उसका जो यूनिट वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, रेडिएशन शील्डिंग के लिए, मेडिकल प्लांट्स में या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हमारे जो ऑफ शोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारी पोर्ट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। या पाइपलाइंस वगैरह के लिए, पाइपलाइंस के लिए हम जो फाउंडेशन डेवलप करते हैं, उसके नीचे हम जो फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन में जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह के बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ नहीं करते। स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जो हैवी वेट कंक्रीट होती है उसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसका मेन जो यूज़ है वो है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, या आपके ऐसे प्लांट्स जहाँ पर आपने रेडिएशन शील्डिंग जो है वो प्रोवाइड करनी हो। तो डेंसिटी जो अचीव होती है, जो वेट जो अचीव होता है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट के ऊपर। तो नॉर्मली जो कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर आपके पास 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है तो उसका जो वेट होगा वो 2400 kg होगा। अब अगर आप नॉर्मल एग्रीगेट के बजाय बेराइट्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे उसकी जो डेंसिटी जो होगी वो 3500 तक चली जाएगी। दैट इज़ 45% मोर देन दी नॉर्मल कंक्रीट। अगर आप उसके अंदर मैग्नीटाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो 3900 तक चली जाएगी। दैट इज़ 60% मोर देन दी नॉर्मल कंक्रीट। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कंक्रीट अगर आपको चाहिए तो उसके अंदर फिर आप आयरन या फिर जो लेड शॉर्ट्स होते हैं उसको आप एग्रीगेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। और उससे कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो 8900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक जो है वो इंक्रीज हो सकती है। नॉर्मल जो डेंसिटी है वो 2400 है। अगर आप आयरन शॉर्ट्स या लेड शॉर्ट्स यूज़ करें तो उससे कंक्रीट का जो यूनिट वेट है दैट कैन बी इंक्रीज अप टू 8900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। So this type of concrete, yeah, these types of aggregates are used in special circumstances in nuclear power plants or power plants where radiation shielding is needed. The next thing about the concrete is the water cement. Water cement ratio basically is the ratio between the water and cement, and this is one of the most important parameter that is involved in the production of concrete. वाटर सीमेंट रेशो का मतलब ये है कि आपने वाटर और जो सीमेंट यूज़ किया है उनकी आपस में क्या प्रोपोर्शंस हैं। वाटर सीमेंट रेशो के चेंज करने से कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट होती है। वाटर सीमेंट रेशो आपकी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर आपकी वाटर जो कंटेंट होगा कंक्रीट के अंदर वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी आपकी वाटर सीमेंट रेशो कम होगी कंक्रीट के अंदर जो वाटर कंटेंट होगा वो उतना ही जो है वो कम होगा।
In the preparation of concrete, the water cement ratio is very important. For normal construction, the water cement ratio is usually 0.5. अब लेट्स से अगर आपने मिक्स डिज़ाइन किया कंक्रीट का और आपको ये पता चला कि मेरी कंक्रीट के अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.5 बन रही है, आपकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ थी, उस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को आपने यूज़ करते हुए कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन तैयार कर लिया और यू केम टू नो दैट द वाटर सीमेंट रेशियो इन माय कंक्रीट इज़ 0.5। अगर आप 0.5 से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ कर लेंगे, लेट्स से अगर आप 0.5 की बजाय 0.55 पे चले गए हैं, तो वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज़ करने का मतलब है सीमेंट की तो आप अमाउंट को आपने फिक्स किया हुआ है, आप उसके अंदर वाटर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। वाटर जितना ज़्यादा आप ऐड करते जाएंगे, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो डाउन हो जाएगी। कह सकते हैं कि वाटर का और कंक्रीट की स्ट्रेंथ का एक इन्वर्स रिलेशन है। जितना कंक्रीट के अंदर वाटर कम होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितना कंक्रीट के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा जो है वो डाउन होगी। तो हमने वाटर वो यूज़ करना है जो कि कंक्रीट की प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपने मिक्स डिज़ाइन में कैलकुलेट किया है। अगर आप उससे कम यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो अचीव नहीं होगी। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। Adding too much water will reduce the strength of concrete and can cause segregation. तो अगर आप ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे उससे एक तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज़ होने के साथ साथ क्या होगा, कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। Segregation basically is a phenomena in which coarse aggregate particles are separated from the concrete। क्या आपके जो coarse aggregate के particles होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और आपका जो mortar होता है वो आपका अलग हो जाता है। तो इस फिनोमिना को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब ये फिनोमिना तब होता है जब आपने कंक्रीट के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया। अब ज़्यादा वाटर ऐड करने की वजह से मोटर के अंदर बाइंडिंग पावर इतनी नहीं है कि वो सारे के सारे कोर्स एग्रीगेट के पार्टिकल्स को आपस में होल्ड करके रख सके। उससे क्या होता है, जब आप कंक्रीट को आगे की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, प्लेस कर रहे होते हैं, तो उससे मोटर तो आगे चला जाता है लेकिन आपके कोर्स एग्रीगेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम जो है वो सेग्रीगेशन बोलते हैं कि आपकी जो मोटर है, जो सीमेंट और वाटर का मिक्सचर है, उसके अंदर इतनी बाइंडिंग पावर नहीं रही फ्रेश स्टेट में। ये फिनोमिना फ्रेश स्टेट में होता है, तो बाइंडिंग पावर नहीं रही कि वो एग्रीगेट्स को आपस में होल्ड करके रख सके। तो अगर आप ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे तो उससे कंक्रीट के अंदर जो सेग्रीगेशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है। सेग्रीगेशन में क्या होगा, आपका मोटर सारा एक तरफ चला जाएगा और आपके जो और सेग्रीगेट्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो अलग हो जाएंगे। For different ratio of concrete, the amount of water for 50 kg of cement। अगर आपके पास कंक्रीट की ये रेशोज हैं और आपके पास 50 kg सीमेंट है तो उसके लिए आपको ये वाटर क्वांटिटी जो है ये कैलकुलेटेड वाटर क्वांटिटीज़ है। सीमेंट रेशो यहाँ पर है 1:6। 1:6 का मतलब है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड एंड 6 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अगर लेट्स से अगर आप 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बना रहे हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में जो 1 पार्ट होगा वो सीमेंट का आपने यूज़ करना है, 3 पार्ट्स आपने सैंड के यूज़ करने हैं और 6 पार्ट्स आपने कोर्स एग्रीगेट के यूज़ करने हैं। और अगर पास एक 50 केजी सीमेंट बैग के लिए आपको जो वाटर चाहिए होगा दैट विल बी 34 लीटर। अगर आपके पास रेशो जो है 1:4 है तो उसके लिए 30 लीटर वाटर आपको रिक्वायर होगा। अगर रेशो आपकी 1:2 है तो उसके लिए आपको 25 लीटर वाटर जो है वो रिक्वायर होगा। ये बेसिकली कैलकुलेटेड वाटर क्वांटिटीज़ हैं। इन चीज़ों को हम आगे जाके जब मिक्स डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम मज़ीद डिटेल से भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ सर। काफ़ी है आज के लिए इतना। यस सर। जी सर। जी सर। चले हमने क्योंकि अब आपकी मंडे और ट्यूसडे को भी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमने ट्यूसडे तक ये कोशिश करनी है कि हमारे कम से कम जो 4 लेक्चर्स हैं वो हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके सर। ठीक है, तो एक लेक्चर हम कल कर लेंगे और एक लेक्चर हम ट्यूसडे वाले दिन कर लेंगे।
ठीक है बच्चे। जी सर।